आज भी बहुत सारी लड़कियां ये इस्तेमाल करके जिस दिन चाहूंगे बर्बाद कर दूंगी। और ये लॉयर्स करवाते हैं? देखिए, अब ये लॉयर्स भी करवाते हैं लगभग हर एक लड़के के साथ। और आपको क्या रीजन लगता है ये दोनों पार्टीज एक ऐसी म्यूचुअल सेटलमेंट पे आ ही नहीं पाती हैं? उसका क्या रीजन है? हमारे कानूनों ने उसको एक नया रंग दे दिया है। हम्म। एक मैट्रिमोनियल मैटर है तो एक मुकदमे में सारे फैसले हो सकते हैं, हम्म। पर आपने 10 मुकदमे बना दिए एक से। और मुकदमे कितने हो गए? 4 लड़के को हरास करने के लिए। लड़के को हरास करने के लिए कई बार मिसगाइड भी होती है। ऐसा सुना भी है, देखा भी है बहुत बारी कि कुछ लॉयर्स जो हैं वो हनीमून पैकेज की तरह केसेस का पैकेज बेच रहे हैं। बिल्कुल बेचते हैं। 2026 के ट्रेंड्स की बात करेंगे तो हमारे देश में एक चीज नॉन एग्जिस्टेंट है, दैट इज सिविक सेंस। लेकिन सिर्फ वही चीज है ऐसी नहीं है जो नॉन एग्जिस्टेंट है, उसके अलावा बहुत सारी हमारे लॉज हैं जो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, खासकर मर्दों को लेके, मेन को लेके। सो उसी के बारे में बात करने के लिए आज नॉट सो विशेष पॉडकास्ट में वी हैव शोनी कपूर सर, जो एक मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं। सर सबसे पहले वेलकम थैंक यू वेरी मच विशेष, थैंक्स फॉर टू हैविंग नॉट सो विशेष पॉडकास्ट। और आई फील ये मुद्दा बहुत टाइम से एड्रेस हुआ नहीं था, या अगर एड्रेस कहीं पे हुआ भी था तो वो दबा दिया गया है, या उसके बाद किसी ने परवाह ही नहीं की इस बारे में। आप एक लॉयर हो, लेकिन लॉयर से लेके मेंस राइट एक्टिविस्ट का जो सफर था वो शुरू कैसे हुआ? क्या आइडिया आया, या कब आपने प्लान किया कि मुझे ये काम करना है? कोई कॉज था या कोई पर्सनल केस था? बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है ना, जब तक इंसान पे खुद नहीं बीतती या आसपास वालों पे नहीं बीतती तो इंसान मानता नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो पहली बात तो मैं लॉयर नहीं था। अच्छा। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। ओके। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, जाके पैर ना फटे बिवाई, ताकि ये जाने पीर पर आई। 2008 में मेरे ऊपर एक झूठा दहेज का मुकदमा हुआ, अच्छा। जिससे मुझे पहली बार पता लगा कि इस कानून का कितना ज़्यादा दुरुपयोग है। ओके। और फिर वो एक सीरीज़ जो चलती है दहेज के साथ, एक मेंटेनेंस का मुकदमा, एक डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा, और बच्चे को ले गई मेरी वाइफ़, ओके। तो एक चाइल्ड कस्टडी की एडवर्स वॉर। हम्म। तो ये सब करते-करते मेरा लॉ में इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैंने लॉ जॉइन किया। तो इट वाज़ वेरी लेट इन माय लाइफ दैट आई जॉइन्ड लॉ। एक्टिविज़्म भी जब अपने केस लड़ रहे थे, तब पता चला कि इस कानून का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा है। ऑफ़ कोर्स उस समय ये सोशल मीडिया नहीं था, उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी, टीवी पे ये प्रोग्राम्स कवर नहीं होते थे ये। तो धीरे-धीरे कुछ एनजीओज़ थी जो इस तरह के काम कर रही थी, तो उनसे अटैच हुए तो पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके ऊपर इस तरह के मुकदमे हुए हैं। इनफैक्ट बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे होते हैं, और उस समय अरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। हम्म। तो लोग अरेस्ट के डर से बहुत सारे फैसले किया करते थे, सेटलमेंट्स हो जाते थे, लड़कियां जो चाहती थी वो दे दी जाती थी, तो उसमें उनको दे दिया जाता था। बट मैंने फाइट बैक किया। करना प्रेफर किया। मैं अरेस्ट भी हुआ, 5 दिन जेल भी रह के आया, और मुझे मेरा बच्चा हर हाल में चाहिए था, तो मैंने बच्चे की कस्टडी के लिए भी फ़ाइट किया। तो इन द एंड मैं ऑनरेबल एक्विटल भी हुआ मेरा, और मेरे को बच्चे की कस्टडी भी मिली, और बहुत ही नॉमिनल जिसको कहते हैं मेंटेनेंस या एलिमनी उसको दी गई हम्म। इन सब किस्सों में। और जब मैं लॉ कर रहा था या उसके बाद या उससे पहले भी, हम्म। तो मुद्दा जो था कि बहुत हैरानी की बात थी कि एक भी कानून ऐसा नहीं है जो मर्दों के पक्ष में है। बिल्कुल ठीक है। पर उससे भी बड़ी बात ये थी, एक भी कानून ऐसा नहीं था जो इस कंसिस्टेंट मिसयूज को और एब्यूज ऑफ लॉ को हम्म। प्रोसिक्यूट करने में हेल्प करे। आज भी नहीं है वो तो। आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। पर अब क्योंकि काफ़ी अवेयरनेस है, तो कुछ जो जेनेरिक लॉज हैं उनका यूज़ करके हम कुछ हद तक प्रोसिक्यूट कर लेते हैं लोगों को। और कुछ रिलीफ लड़कों को मिलना शुरू हुआ है 2014 के बाद से। स्पेशली एक अरनेश कुमार जजमेंट आई थी जिसमें कि ये कहा गया कि 7 साल से कम तक के पनिशमेंट में अरेस्ट मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, जिससे बहुत बड़ा रिलीफ है लड़कों को और उनकी फैमिलीज़ को। मैं 2008 में मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, पर मैं सुनता हूँ और जानता हूँ ऐसे लोगों को जो जिनके ऊपर 1990 के दशक में मुकदमे हुए थे। उस समय लड़की कंप्लेंट कराती थी तो सुबह 6 बजे पुलिस आती थी, सबको उठा के ले जाती, और लड़का लगभग 1 साल जेल में रह के आता था दहेज के मुकदमों में। जितना जो एक जर्नी है राइट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द केस टिल जब तक वो केस खत्म नहीं होता कोर्ट,
जो एक इंसान मेंटली ड्रेन हो रहा है, फाइनेंशियली ड्रेन हो रहा है, इमोशनली ड्रेन हो रहा है, और ना सिर्फ एक लड़का, उसकी पूरी फैमिली साथ में हो रही है, तो कितना स्ट्रेस है सर? आपने तो बहुत सारे केसेस देखे होंगे। देखिए स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा है। अ, अब हम सब ग्लोबल सिटीजन्स हो चुके हैं। जी। तो अगर लड़का सपोज़िटली बैंगलोर में काम करता है, उसकी वाइफ़ गाज़ियाबाद में रहती है या किसी छोटे शहर में यूपी में रहती है, हरियाणा में रहती है, हिसार में रहती है, तो उसका जो मुकदमा दर्ज होता है वो हिसार, गाज़ियाबाद, हापुड़ ऐसी जगहों पे होता है। जी। या अगर ये ना भी माने तो भी जनरली किसी और शहर में होता है। हुँ। लड़का नहीं होता है तो उसकी सिस्टर किसी और शहर में ब्याही होती है, बिल्कुल उसकी ठीक। फैमिली कहीं और रह रही होती है, कुछ विदेश में रह रहे होते हैं रिश्तेदार। हुँ। और जब कंप्लेंट की जाती है तो इन सब के नाम डाल दिए जाते हैं। और ये लॉयर्स करवाते हैं? देखिए, अब ये लॉयर्स भी करवाते हैं, कुछ सजेशंस लॉयर के द्वारा भी दिए हुँ। जाते हैं, पर इतनी अवेयरनेस तो आजकल हर एक में है ना। मेरी बीवी 2008 में मुझे कहा करती थी अंदर करवा दूँगी, कि जिस दिन चाहूँगी बर्बाद कर दूँगी। आज भी कहती हैं लड़कियाँ बहुत। आज भी बहुत सारी लड़कियाँ ये इस्तेमाल करती हैं, तो ये अवेयरनेस कहीं न कहीं से आई। ये कैसे आई? ये इन चीज़ों से आई कि फलाने का केस ऐसे सेटल हुआ था, हुँ। उस लड़की ने 2 करोड़ रुपए ले लिए। हुँ। अखबार में खबर छपती है कि 5 करोड़ रुपए एलिमनी दी गई, 1.5 हुँ। करोड़ रुपए एलिमनी दी गई। ये बहुत बड़े-बड़े फिगर्स हैं। हुँ। नॉर्मली इतनी एलिमनी नहीं दी जाती, अच्छा। पर क्योंकि हाइप इतना ज़्यादा है हुँ। और अरेस्ट का भय इतना ज़्यादा है, हुँ। हमारे यहाँ एक सोशल स्टिग्मा है जेल जाना। हुँ। अगर कोई जेल गया है तो एक ये सोशल स्टिग्मा है कि ये हुँ। जेल गया हुआ है, ये हुँ। सज़ा याफ्ता है। अच्छा, और लोगों को ये नहीं पता चलता कि वो डिटेंशन जो थी, ये जो वो उसको जेल भेजा गया था, वो प्री कन्विक्शन थी। हुँ। बिल्कुल ठीक है। उसमें उसको सज़ा नहीं हुई थी। हाँ। सज़ा जब कोर्ट ने ये फाइंड किया आप गिल्टी हो तब सज़ा होती है। ये जो कन्विक्शंस, ये जो आप जेल भेजे गए, ये इसलिए भेजे गए कि आप भाग ना जाएँ कहीं। अच्छा, और ये डिसाइड कौन करता है कि हम भाग रहे हैं? ये तो ख़ैर इसके लिए कानून के बहुत सारे मुद्दे हैं, हाइनस क्राइम अलग होते हैं, उसमें अलग चीज़ होती है। और वो सिर्फ़ इसलिए नहीं होता कि भाग ना जाएँ, उसमें ये होता है कि विटनेस को आप इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ख़ैर उस मुद्दे की बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पर मैं एक हुँ। मैट्रिमोनियल मैटर की बात कर रहा हूँ। उस हाँ। समय क्या होता था कि लड़का भाग ना जाए, हुँ। ठीक है? लड़का लड़की को तंग ना करे दोबारा से, हुँ। तो उसको पहले ही जेल भेज दिया जाता है। हुँ। वो 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन जेल रह के आता है। जब तक जेल से निकलता है तो आदमी टूट चुका होता है। हुँ। और इसी को अब यूज़ किया जाता है एज़ अ प्रेशर टैक्टिक। बिल्कुल, यही प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ होती थी। मुझे वुमेन सेल में बैठाकर यही समझाया जाता था कि तुम जेल जाओगे, तुम्हारे पिताजी जेल जाएँगे, और मेरे पिताजी को कहा जाता था तुम्हारा लड़का जेल जाएगा, मंज़ूर उससे है? बेटर है सेटलमेंट कर लो। उससे बेटर है सेटलमेंट कर लो। तो देखिए फिर वही बात होती है कि जब व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू फाइट बैक, या। तो द कॉस्ट डज़न्ट मैटर। हुँ। द कॉस्ट रियली डज़न्ट मैटर। मेरे को एक ही चीज़ चाहिए थी, मेरा बच्चा। हुँ। और जिस दिन मेरा बच्चा मिला उस दिन केस सेटल हो गए। कोई आसान नहीं था, 4 साल की मेरी फाइट की जर्नी रही है। हुँ। आसान नहीं था। मैं बॉम्बे काम करता था, बॉम्बे से दिल्ली डिमोशन लेके आना पड़ा, और अ, सोनीपत में मेरे मुकदमे थे, तो बॉम्बे से सोनीपत आना कोई आसान काम नहीं है। और जब महीने में कई बार 2-2 डेटें लगती थी। हुँ। 2010 का एक ऐसा साल था जिसमें पूरे साल के अंदर 37 बार मैं सोनीपत कोर्ट में अपीयर हुआ, 37 टाइम्स इन मल्टीपल मैटर्स। हुँ। इट वाज़ नॉट अ ईज़ी थिंग। सर, ये मल्टीपल मैटर्स की भी बात है। ऐसा सुना भी है, देखा भी है बहुत बारी कि कुछ लॉयर्स जो हैं, वो हनीमून पैकेज की तरह केसेस का पैकेज बेच रहे हैं। बिल्कुल बेचते हैं। और इसमें जो मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, जी। उसके अंदर कई सारे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हुँ। 2 लोगों के बीच में मल्टीपल केसेस हो जाते हैं। एक केस होता है दहेज का, जिसको 498 पहले कहते थे वो आईपीसी में, अब बीएनएस में 85-86 कहने लगे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सीआरपीसी 125 जो बीएनएसएस 144 में मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस। हुँ। डाइवोर्स के अंदर एक और मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी। इसके अलावा हामा के अंदर मेंटेनेंस, और इसके अलावा मेरे साथ जो होता था वो क्लासिक था। अच्छा। जब भी मैं सोनीपत जाता था, मैं सोनीपत से वापस आ रहा होता था, पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ जाता था कि जी आपने अपने ससुर को जान से मारने की धमकी दी है, उसे आ जाओ, धमकाया है, हाज़िरी लगाओ यहाँ पे। अब वापस आ जाओ। समझ गए। हरास करने के तरीके। तो ये हरास करने के तरीके हैं। तो अब कोर्ट इसमें इसमें इंटरवीन नहीं करती जब पुलिस ऐसे हरास करती है? करती है। अब मेरे साथ भी ये हुआ, जब 3 बार ऐसा हो गया तो मैंने चिट्ठी लिखी एप्लीकेशन डी लिखी आपने? डीजीपी साहब को से लेके एसएचओ से लेके वहाँ के हर एक जो भी एसपी साहब को,
और मैंने कहा ये हर बार का मसला है, 3 बार ऐसा हो चुका है भाई, अगर मैं कहीं मारता हूँ, धमकी देता हूँ, तो कोई तो 4 विटनेस होंगे यार। और ये भी कैसा आदमी है जो मेरे को हर रोज रास्ते में मिल जाता है सही बात है, इतना वेला है कि या मेरे पास काम नहीं है, इसके पास काम नहीं इसके है। हाँ, पास काम नहीं है तो ये रह जाते हैं यार, हाँ, यही मकान दे दो कोई, बिल्कुल हम ठीक भी है, यहीं रह लेते हैं। सही बात है। तो उसके बाद और मैंने कहा इनके ऊपर 182 की कार्रवाई की जाए, ये झूठी कंप्लेंट्स करते हैं, क्योंकि इंसिडेंटली एक आधी बार ऐसा हुआ कि मैं उस समय, जिस समय की उन्होंने शिकायत की, उस समय मैं कहीं और पहुंच चुका था, उन्हें पता भी नहीं था कि मैं निकल चुका हूं। उन्होंने अपना रेगुलर रूटीन उन्होंने समझा अपने और रेगुलर कंप्लीट। हाँ, रूटीन की, ये लड़का आता है जनरली इस समय तक रहता है, उस दिन मुझे जल्दी थी, तो मैं हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगा के जल्दी सुबह निकल चुका था, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कोई काम था। तो मैंने 182 की कंप्लेंट दी, उसके बाद बंद हो हम्म, गया। पर ये जो इंसिडेंट्स है ना, ये लगभग हर एक लड़के के साथ होते हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं। हम्म, पर विशेष मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ ये कहते हुए कि दिल्ली के अंदर हम्म, अब किसी को बाहर से ट्रैवल नहीं करना पड़ता, अच्छा, अगर वो चाहे तो। अगर वो ट्रैवल ना करना चाहे तो। और ये मैंने ही चिट्ठियाँ लिख-लिख के एक दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को वुमेन सेल में भेज-भेज के, उनको ज्ञापन दे-दे के, और उनको रिमाइंडर्स दे-दे के एक ऑर्डर निकला है, जिसमें कहते हैं कि अ पर्सन हु इज़ एनआरआई एंड हु इज़ स्टेइंग आउट ऑफ दिल्ली कैन चूज़ टू अपीयर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दिल्ली कोर्ट्स में। दिल्ली सीएडब्ल्यू सेल में। और कोर्ट्स के अंदर भी अब आपको आना नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली के अंदर वीसी पे अलाउ हो गया है, बट एविडेंस की स्टेज पे आपको आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उतना नहीं आना पड़ता जितना पहले पहले आना पड़ता था। पहले तो क्या होता था कि हर एक फैमिली कोर्ट में नेसेसरी प्रेजेंस है, हम्म, क्रिमिनल ट्रायल में नेसेसरी प्रेजेंस है, तो नेसेसिटी तो अब भी है, पर उस नेसेसिटी को अब आप वीसी से ज्वाइन करके पूरा कर सकते हैं। और धीरे धीरे मेरे को लगता है जैसे ही ये बीएनएसएस पूरे देश में फैलेगा, उसमें भी कुछ रियायतें और मिलेगी। सर ये आपको तो एक्सपीरियंस है, कितनी पेंडेंसी है ये पूरे मैट्रिमोनियल केसेस की हमारे देश में? कोर्ट में कितने फैसले हो रहे हैं और आउट ऑफ कोर्ट कितने हो रहे हैं? बिकॉज सारे बोलते हैं आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट होती है। मेरे पास विशेष पिछले हफ्ते एक जवाब आया दिल्ली कोर्ट से। अच्छा। मैंने फैमिली कोर्ट्स में दिल्ली में पूछा था जी कि 2021 से 2024 तक हर साल कितने मुकदमे फाइल हुए आपके कोर्ट्स के अंदर, पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर। डाइवोर्स के कितने थे उसमें, म्यूचुअल कंसेंट कितने थे उसमें, कंटेस्टेड कितने थे, एनलमेंट कितने थे, ऐसे मैंने 8-9 सवाल पूछे थे। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली कोर्ट से, नॉट हाई कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जवाब है कि हम ऐसा कोई डेटा ही मेंटेन नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। तो जिसका पता नहीं उसका, जब कोर्ट्स के पास डेटा नहीं है तो मेरे पास तो होने का कोई सवाल ही जब नहीं है। बांसुरी ठीक नहीं है, है तो बांसुरी बजेगी कैसे? तो पर वैसे मैं बता सकता हूँ 5 करोड़ के केस करीब केसेस पूरे हिंदुस्तान में पेंडिंग है। और तो ये रिपोर्ट कहाँ से निकाली आपने? ये तो खैर ये डेटा पब्लिश्ड होता रहता है अच्छा। कि पूरे हिंदुस्तान में कितने केसेस पेंडिंग है, ई कोर्ट्स पे ये डेटा अवेलेबल है। और ये एस्टिमेटेड है कि 13 से 15% के बीच में इसके अंदर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं। सो द टोटल फिगर्स कम टू अराउंड 60 लाख और 65 लाख। एक साल में? 65, सॉरी, हाँ, नहीं ये टोटल आज की डेट में इतनी पेंडेंसी है। और किस किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, 14% के हिसाब से पर एनम इसमें ग्रोथ हो रही है, पर एनम फाइलिंग। पर देखिए ये जो फिगर है ना, ये एक साल का डेटा नहीं है, ये कितने पेंडिंग है। जो 2019 से केस पेंडिंग है वो भी इसी के अंदर है, और जो कल फाइल हुआ वो भी इसी के अंदर है। पर आपको क्या रीजन लगता है ये दोनों पार्टीज एक ऐसी म्यूचुअल सेटलमेंट पे आ ही नहीं पाती हैं? उसका क्या रीजन है? इज इट बिकॉज ऑफ दी फाउल प्ले ऑफ सम लॉयर्स, या फिर देखिए, ईगो है लड़की वालों की या लड़के वालों की, दोनों पार्टीज के लिए? हमारे कानूनों ने उसको एक नया रंग दे दिया है। हम्म। एक मैट्रिमोनियल मैटर है तो एक मुकदमे में सारे फैसले हो सकते हैं, पर आपने 10 मुकदमे बना दिए एक से। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि मिलेगी एक ही जगह जो हाईएस्ट होगी, पर कई बार चारों मुकदमे फाइल हो जाते हैं। अब लड़की को मिलनी मेंटेनेंस एक जगह है, पर मुकदमे कितने हो गए। चार लड़के को हरास करने के लिए। लड़के को हरास करने के लिए कई बार मिसगाइड भी होती है। हम्म। ऐसा नहीं है कि लड़कियां मिसगाइड नहीं होती हैं, कई बार मिसगाइड भी होती हैं। हर तरह के लॉयर्स हैं, हर तरह के वकील हैं, हर तरह के एडवोकेट्स हैं, जो कुछ गाइड भी करते हैं, कुछ मिसगाइड भी करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए मिसगाइड करते हैं। कितने परसेंट पे सेटलमेंट होती है कि जितना आपको मिलेगा इतना हमारा हमें दे देना बाद में? होती है, लेकिन इस बात को तो मानोगे आप बिल्कुल मानता हूँ, होती है, क्यों नहीं होती है, हमारे सामने होती कि है। 10% ले लेंगे हम, आप करो जितना करना 10% तो बहुत कम है। ये सर्वविदित है है। हाँ। कि बहुत सारे एडवोकेट्स जिनसे मैं
कुछ से रूबरू भी हुआ हूँ, वो लड़की के मैटर परसेंटेज पे लड़ते हैं। कभी आपको फोन आया किसी लॉयर का कि सेटलमेंट कर लेते हैं सर, इतना में करवा दो? क्योंकि मैं कोर्ट में जाता नहीं हूँ, तो मेरे पास इस तरह के फ़ोन आने का कोई हम्म, मतलब नहीं है। बट बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो ये पता है। लड़कों से भी मिलते हैं, लड़कियों से भी मिलते हैं, तो पता तो लगता ही है जी, फलाने ने ये बताया, फलाने ने ये बताया। फिर सेटलमेंट के समय बात हो रही होती है कि वकील साहब उनके ये माँग रहे हैं, उनके ये माँग रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये जो है जेनेरिक बातें हैं, बट इसमें कोई स्पेसिफिक मैं नहीं कह सकता कि क्या परसेंटेज है। बट परसेंटेज है, हाँ है। काफ़ी केसेज़ में है। बहुत से एडवोकेट्स हैं जो रिनाउंड हैं, जो अच्छे हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो फ़ीस लेंगे, परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है। पर हर तरह का मैटर होता है, फिर वो जैसे मैंने कहा कि साँप भी होता है और साधु भी होता है, तो हर तरह के वकील हैं और हर तरह के केसेज़ हैं। ये कह देना कि सारे का केसेज़ ऐसे ही होते हैं, सारे केसेज़ ऐसे चलते हैं, ये कोई ठीक बात नहीं। ठीक है। केस फाइल हुआ, सब कुछ हुआ, रेपुटेशन गई, पैसा गया लड़के की साइड से, है ना? तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है अपने पास? लड़कों को कोई बेनिफिट मिलता है अगर प्रूव हो जाए कि ये लड़की गलत थी या झूठे केस फाइल किए इसने? सैटिस्फैक्शन मिलती है। सबसे बड़ी बात है, सैटिस्फैक्शन मिलती है, और कोई रेमेडी मिले ना मिले। बहुत से लोग आते हैं और वो कहते हैं कि केस फाइट करके क्या होगा? मैं कहता बिना फाइट किए क्या होगा? हुँ, मैं एक चाइल्ड कस्टडी का अक्सर उदाहरण देता हूँ। लोग कहते हैं जी बच्चे की कस्टडी फादर्स को नहीं मिलती है, एक्सेस भी नहीं मिलता है, कि आपको मिलने को नहीं मिलता है। मैंने जितनों को एडवाइस किया, नियरली 100% को चाइल्ड एक्सेस दिलवाया। नियरली कितने परसेंट? 100% को चाइल्ड एक्सेस दिलवाया है। नियरली 100%, मैं 100% तो नहीं कह सकता। नियरली 100% को चाइल्ड एक्सेस दिलाया कि वो बच्चे से मिल सकते हैं। पेरेंटल एलिनेशन बहुत कॉमन है, बट उसको फाइट बैक करने के बहुत मैकेनिज्म है। ऐसे केसेस हैं जिसमें कोर्ट्स ने पेरेंटल एलिनेशन को देखते हुए उठा के कस्टडी जो है शिफ्ट कर दी। बट ये तब होता है जब आप फाइट करते हैं। अगर छोड़ ही दिया, लेकिन जब बहुत आप सारे पहले केसेस ही में हार मान के बैठ गए, हिम्मत भी तो टूटती है ना इंसान की। वो कहता है नहीं करना, इतने मुकदमे हैं, ये है। वो चीज़ तो है ना, अब हर एक इंसान हो सकता है सर मेरा टॉलरेंस लेवल तो ये आपने वो वाली बात कर दी। ये वाला आर्गुमेंट ना अक्सर जब हम डिबेट में जाते हैं, तो महिला पक्ष की तरफ से ये आर्गुमेंट आता है कि इतने केसेस होते हैं, महिलाओं के साथ ये होते हैं, उनको कोई रेमेडी नहीं मिलती। और मैं उनको कहता हूँ यार, उनको कोई रेमेडी नहीं मिलती। अगर बिहार में एक रेप हुआ है, तो क्या दिल्ली में एक उठा के किसी को फांसी दे दूं मैं? अगर उसको कोई रेमेडी नहीं मिलती है। रेमेडी उसी को मिलती है जो फाइट बैक करता है। रेमेडी उसी के लिए बनी है जो जाके लड़ता है। अगर आपके सैनिक जाकर लड़े टेररिस्ट से नहीं लड़ेंगे, ऑपोजिट आर्मी से नहीं लड़ेंगे, तो आप हारोगे ही। फिर आप रो मत। फिर रोने का कोई फायदा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता। मिलता उसी को है जो फाइट बैक करता है। आपकी हिम्मत टूटती है, बहुत समझ आता है। आप के पास पैसे की कमी है, समझ आता है, सब कुछ समझ आता है। पर आप हार मान के बैठ गए हैं, तो फिर आप हार गए हैं। येट अगेन सर, मैं फिर उसी सवाल पे वापस आऊँगा, एक टॉलरेंस लेवल, एक सैचुरेशन पॉइंट। मैं आपका पॉइंट समझ गया, लेकिन फिर कुछ ऐसे केसेस भी हुए रिसेंटली, अतुल सुभाष ने सुसाइड किया या और केसेस हुए, इतना हरासमेंट। आई एम श्योर कोई भी इंसान अपनी खुशी से तो ये काम नहीं करेगा सर। देखिए, सुसाइड वो करता है जिसको लगता है कि मेरा आने वाला कल आज से बदतर होगा, आज से खराब होगा, जिसको कोई होप नहीं रह जाती है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होगा। ये मैं मानता हूँ, ये साइकोलॉजिकल इशू है। ऐसी स्थिति में अतुल सुभाष के जो एडवाइजर्स थे, उन्हें उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए था, सर किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए वो भी था। तो एक टैबू है हमारे देश में इतना एक बड़ा। सेकंड, पहले एक मुद्दे पे बात कर लेते हैं। अतुल सुभाष जी नहीं रहे, ठीक है, पर क्या उनके खिलाफ या उनके परिवार के खिलाफ केसेस खत्म हो गए? अब उनके माँ बाप और भाई को वो केसेस अकेले झेलने पड़ रहे हैं। मेरे को पूरी सिंपैथी है, पूरी एम्पैथी है, बट ये एक बहुत ही वीक उदाहरण है। और उसके बाद इतना स्पेट आ गया सुसाइड्स के अंदर। एकदम से 3-4 केस और आए। नहीं, 3-4 तो आपने देखे होंगे। मैं तो डेली ग्रोक पे फॉलो करता हूँ, दिन के 2 सुसाइड्स हो रहे हैं, जो बीवी का नाम, गर्लफ्रेंड का नाम लिख के जा रहे हैं। ये रिपोर्टेड केसेस हैं या ये अनरिपोर्टेड? किसी ना किसी मीडिया में रिपोर्टेड हैं, चाहे लोकल मीडिया में रिपोर्ट हुए हों। ये रिपोर्टेड केसेस हैं। अगर 1,27,000 आत्महत्याएं होती हैं इस देश में पुरुषों के द्वारा, तो दिन की 400 हैं। बिकॉज ऑफ मैरिटल डिस्प्यूट्स। 60% of them is because of marital disputes.
60%। यस, कोई कानून नहीं है। बट क्यों नहीं है सर, पॉइंट वो भी तो है ना। अब क्यों नहीं है, जो सवाल उठाता है, मैं 70 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल चुका हूँ, गाए बगाए 2-4 को छोड़ के अधिकतर ने कहा जी हमें पता है ये होता है, पर हम पार्लियामेंट में सवाल नहीं उठा सकते, हम पार्टी लाइन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम अगर सवाल उठाएंगे तो हमारे अगेंस्ट महिला मोर्चा खोल देंगी। नहीं, हमारे इस मुद्दे पे भी वोट बैंक है। इस मुद्दे पे भी वोट बैंक है, डेफिनेटली है। कुछ 2-4 जिन्होंने उठाए हैं, आई लॉर्ड देम, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ कि उन्होंने जाके कम से कम सवाल तो उठाया पार्लियामेंट में। अभी तो रवि किशन जी ने लास्ट ईयर उठाया सवाल, एक आम आदमी पार्टी के एमपी, उन्होंने भी कहा, फॉल्स केसेस के बारे में कहा, बिल्कुल। नेशनल कमीशन फॉर मेन का बिल। अरे कमाल की बात तो ये है, उनसे जब बात करो कहते हैं हमें पता है, वो सवाल नहीं उठाते, पर उनके पास कोई आता है तो हमारे पास भेज देते हैं कि फलाने नेताजी ने भेजा है आपके पास, जरा देख लो हमारे। क्या कर सकते हैं? फिर तो टेक्निकली आप लोग भी अपनी खुद की फाइट कर रहे हो, बस कोई देखिए- सपोर्ट तो नहीं मिल रहा सरकार से या किसी और से, बीट इस पार्टी की उस पार्टी किसी से भी नहीं मिल रहा। देखिए नहीं मिल रहा है, हाँ। पर जैसे ही आपने कहा कि 4 लोगों ने सवाल उठाए हैं, तो अगर हम इन 4 के पास नहीं गए होते बार बार, तो ये 4 भी नहीं उठाते। मैं तो हमेशा कहता हूँ 0.1 इज इनफाइनाइट मोर देन 0। अगर हम ये मेहनत नहीं कर रहे होते, मेरे जैसे और भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, अगर हम सब ये मेहनत नहीं कर रहे होते, इन लोगों से नहीं मिल रहे होते, तो जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं, जो थोड़ी बहुत मीडिया में बात होती है, वो भी नहीं हो रही होती। जो सेंसिटाइजेशन है, जो पुलिस के द्वारा सेंसिटाइजेशन है, जो कोर्ट्स में थोड़ी बहुत सिंपैथी हमें मिलने लगी है, जो थोड़ी बहुत डांट लड़कियों को पड़ने लगी है, वो भी नहीं हो रहा होता। क्योंकि हम जाते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, हम मुद्दे उठाते हैं। अगर अतुल सुभाष ने सुसाइड किया तो उसके बाद कम से कम 4 दिन मीडिया में ये खबर चली, दुनिया को पता चला कि मिसयूज भी कोई चीज़ है। चाहे उसकी बीवी एक बार पुलिस कस्टडी में गई या जुडिशियल कस्टडी में गई, चाहे उसके वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट में हाईलाइट हुआ, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो, क्या ये हाईलाइट हुआ, क्या इसकी वजह से कुछ हुआ, क्या लोग इसके बारे में अवेयर हुए, क्या लोग सेंसिटाइज हुए? हाँ हुए। बट कितने दिन डिस्कशन रहता है सर इस चीज का, जब देखिए- बात मर्दों पे आती है? नहीं, डिस्कशन तो किसी भी बात का कितने दिन नहीं रहता है। हाँ। हर एक चीज जो है धीरे धीरे डाई डाउन हो जाती है, क्योंकि हम आजकल हर एक रोज नई न्यूज चाहिए हर एक चैनल्स को, और नई न्यूज चलती है। पर जो मुद्दे हैं, जब आप लगातार उनको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं फॉल्स रेप के अगेंस्ट बहुत काम करता हूँ। मैंने फॉल्स रेप को लेके सारे डीसीपीज को लेटर लिखे, मैंने एक पीआईएल भी फाइल की कि वो लड़कियां जो मल्टीपल रेप केसेस फाइल करती हैं, उनका आधार कार्ड या कोई आइडेंटिफिकेशन लेना चाहिए, जिससे पुलिस को पता चले कि इस लड़की ने, यूनिक आइडेंटिफायर लेना चाहिए जिससे पता चले कि इस लड़की ने केस पहले भी फाइल किया हुआ है, ये नहीं किया हुआ। ऐसे ही एक मुद्दा आता है जिसमें कहते हैं रेप ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज, कि इस लड़के ने मुझे प्रॉमिस किया था। इस मुद्दे को लेके मैं सारे डीसीपी से मिलने की कोशिश की, और लगभग दिल्ली में 15 डीसीपीज हैं अगर डिस्ट्रिक्ट्स में, तो लगभग 9 से मैं मिला। ठीक है। तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि 3 जिलों के अंदर अब, क्योंकि अरेस्ट डीसीपी की परमिशन से होती है, तो जो रेप ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज के मुकदमे होते हैं उस पर अरेस्ट बंद हो गई है, या डीसीपी साहब परमिशन नहीं दे रहे। अब कोई कहे जी पूरी दिल्ली में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, भाई 2 जिलों में 3 जिलों में आया, ये क्या कम है? शुरुआत कहीं से तो हुई। कहीं तो शुरुआत हुई। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ये भी रिलीफ है कि किसी लड़के को बेंगलोर से, भोपाल से, नहीं आना पड़ रहा हैदराबाद बार-बार से, हाजिरी दिल्ली बार बार नहीं आना पड़ रहा है, तो उसका एयरफेयर बच रहा है, पूना से नहीं आना पड़ रहा है, एयरफेयर बच रहा है, वो भी तो कुछ रिलीफ है। हमने बात करी कि उसके ऊपर बड़े सारे दबाव होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, इमोशनल होता है, जॉब का दबाव होता है, कम से कम फाइनेंशियल दबाव तो हटा। कहीं से तो बच रहे हैं। देखो कुछ तो, आप फिर वही बात है ना, अगर सब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, हर कोई सोचता रहेगा जी नहीं, जब तक मेरे को स्विमिंग पूरी नहीं आ जाएगी, मैं स्विमिंग पूल में कदम नहीं रखूंगा, तो कभी स्विमिंग नहीं आएगी। आपको कूदना पड़ेगा, आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ ना हो, बहुत सारी बात कुछ नहीं होगा, बहुत सारी बार कुछ नहीं होगा, पर जब एक बार होगा तो आपको लगेगा कुछ हो गया। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर अतुल सुभाष को नहीं बचा पाए, और हमारे पास अगर बहुत से कॉल्स आते हैं, और कम से कोई एक आदमी अगर मैं सुसाइड प्रिवेंट कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी का या मेंस राइट का उद्देश्य पूरा हो चुका है। जरूर हमें सबको बचाना चाहिए, पर सबको बचाने के लिए भी एक एक
करके ही तो कड़ी बनेगी ना। कोई एक दिन में ये कानून बने नहीं थे तो एक दिन में बदल भी नहीं जाएंगे। इनके बनने की प्रक्रिया भी लंबी रही है, तो बदलने की प्रक्रिया भी लंबी होगी और हमें साहस नहीं छोड़ना है। अगर अवनेश कुमार गाइडलाइंस आई 2014 में, तो वो भी मिसयूज को देखते हुए ही आई ना। बिल्कुल ठीक है। बट डू यू फील सर, ये जो सुसाइड केसेस हुए हैं या होते हैं, कहीं ना कहीं पे शुरू से एक लेसन सिखाया गया हमें कि मर्दों को चुप रहना है, बोलना नहीं है, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी। इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ तो बहुत एग्जिस्ट करती है ना। इंडियन सोसाइटी में मर्द को मीडिया दर्द में, नहीं होता। हाँ, मीडिया में ये हाईलाइट किया जाता है, पॉपुलर मीडिया में ये है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, हमें इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए। बट इसका एक ना साइकोलॉजिकल रीज़न भी है, अच्छा। और वो हमारे जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। अभी मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें कहा कि जब बच्चा रोता है तो माँ ना उसे लाड करने लगती है, और बाप एक ही चीज़ देखता है कि कोई डेंजर तो नहीं है बच्चे पे। ठीक है, वी आर ग्रोन लाइक दैट। एक शब्द आपने बहुत अक्सर सुना होगा, पैट्रियार्की, जिसको बड़ा डिनाउंस किया जाता है। क्या पैट्रियार्की ऐसे ही आ गई? हमारी अगर होमोसेपियंस 12,000, 15,000 या 30,000 सालों से हैं, तो पैट्रियार्की एक दिन में तो डेवलप नहीं होगी, इस जनरेशन ने तो डेवलप नहीं कर दी। बिल्कुल ठीक है, चलती आई। कोई रीजन होगा ना। हाँ। आप किसी भी मैमल स्पीशीज में देख लीजिए, मर्द का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन और प्रोक्रिएशन, दो ही काम है। अब वो प्रोटेक्शन किसकी करता है? फीमेल की भी करता है और अपने बच्चों की भी करता है। जिस दिन वहां से मेल मैमल को निकाल दिया जाता है, जितने भी इन्फेक्ट्स होते हैं उन सबको मार दिया जाता है। छोड़िए, वॉर होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्राइफ क्या होता है? जितने भी मेल्स होंगे मार दिए जाएंगे, जितनी भी वुमेन होंगी कैप्चर कर ली जाएंगी। यही हो रहा था। बिल्कुल ठीक है। सुनते हैं वॉर क्राइम में सबसे बड़ा क्राइम क्या है? रेप। क्यों होता है? आप जेनेटिक्स को नहीं चेंज कर सकते। ये पिछले 50 साल 60 साल में हम रिलेटिवली काम हैं, ह्यूमन स्पीशीज, वॉर्स कम हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मौका मिल गया ये बात करने का कि वुमेन और मेल के रोल जो हैं सेम होने चाहिए। जहाँ जहाँ पैट्रियार्की कमज़ोर हुई है, वहाँ वहाँ औरतें ज़्यादा खतरे में हैं। आप यूके को ले लीजिए, आप यूरोप को ले लीजिए, वहाँ ग्रूमिंग गैंग्स बन चुके हैं। अब आप फॉलो करते हैं ना पैट्रियार्की को, आप फॉलो करते हैं कि पैट्रियार्की नहीं होनी चाहिए, वो तो फॉलो नहीं करते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? पैट्रियार्की है, सीमा पर लड़ने कौन जाता है? आदमी जाता है, औरत जाती है? क्यों जाता है? अगर आप उसके लिए बच्चे नहीं है, उसके पास बीवी नहीं है, उसके पास कुछ बचाने के लिए नहीं है, तो क्यों जाएगा वो? यू फाइट टू प्रोटेक्ट समथिंग। 100%। और अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा किसको प्रोटेक्ट करेगा आदमी? अब यहाँ से उसको निकाल दिया जाए तो प्रोटेक्ट कर लो। जब तक पैट्रियार्की तभी तक होती है जब तक आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको जरूरत पड़ती है, आपके रोल्स दोनों हो जाते हैं, डुअल रोल्स हो जाते हैं, कि जब मुझे जरूरत है तो हस्बैंड प्रोवाइड करे। क्यों नहीं कहते ये मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, हम तो सक्षम है? वहां पे क्यों आ जाते हो कटोरा लेके भीख का? तो वहां पैट्रियार्की कहाँ जाती है? आपको लगता है सोशल मीडिया ने इन चीज़ों को बहुत तवज्जो दे दिया? इक्वालिटी बुरी चीज़ नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन फिर वो अपनी See, we- कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इक्वालिटी क्यों है? विशेष वी आर इक्वल इन वैल्यू, या वी आर नॉट इक्वल इन ऑल टर्म्स। इक्वल इन वैल्यू इज कि मैं और किसी स्त्री दोनों की जिंदगी की वैल्यू सेम है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो काम मैं कर सकता हूं मेरी वाइफ वो कर सकती है, जो मेरी वाइफ कर सकती है मैं वो कर सकता हूं। आई कैन नॉट बियर अ बेबी इन माई वूम, आई डोंट हैव वूम। ठीक है, अगर हमें सोसाइटी को चलाना है, ह्यूमन रेस को चलाना है, तो मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए होंगे। अगर नर्सिंग इनिशियल स्टेज में बच्चे को चाहिए तो वो फीमेल ही प्रोवाइड कर सकती है। ये जो कहना है ना कि आदमी, वो एक पिक्चर आई थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, कि वो लड़की जो है घर का काम करने से ही परेशान हो गई। मैं कई बार सोचता हूँ यार, पुरुष तो नहीं कहता यार मैं रोज कमाने जाता हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं परेशान हो गया। वहां तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो मतलब कि कन्वीनियंस वो की हो गई ना कमाए equality। भी, वो घर आके काम भी करे, वो लड़की की तरह इमोशनल भी हो, और उसके बाद जब जो लड़का इमोशनल होता है वो सिसी होता है। माई हस्बैंड इज अ सिसी, वो भी तो शब्द सुनते हो आप। ये जो है ना, चित भी मेरी, पट भी मेरी और चवन्नी मेरे बाप की, वो वाला हाल है।
और सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ के लिए आपको 2-4 लोग पक्ष में बोलने वाले और विपक्ष में बोलने वाले मिल जाएँगे। आप आज सोशल मीडिया पे पोस्ट डालो, पानी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, तो किसी का जवाब आ जाएगा, उनको बताना जो डूब के मर गए थे। हाँ, हर तरह की जनता है। तो वो छोड़ दीजिए सोशल मीडिया पे क्या आता है, आप और मैं क्या मानते हैं और मैं क्या इस सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कर सकता हूँ, इस पे बात करते हैं। क्या आज जो हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जो कानून है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मर्दों को मरने से हम कैसे रोक सकते हैं, उनको लड़ने में हम कैसे सहायता कर सकते हैं। मेरा रोल सिर्फ यहीं तक है, तो बाकी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जेंडर स्पेसिफिक लॉज बहुत ज़्यादा हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं बहुत टाइम से। सारे देखिए जहाँ भी जेंडर कन्फ्लिक्ट आएगा, वहाँ जेंडर स्पेसिफिक लॉज हैं, वो न्यूट्रल नहीं है। अगर इक्वलिटी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से इन्हीं सब सारी फेमिनिस्ट को जाना चाहिए और कहना चाहिए जी इक्वलिटी है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है जेंडर न्यूट्रल हो जाना चाहिए, रेप एक्ट जो है जेंडर न्यूट्रल हो जाना चाहिए, मेंटेनेंस एक्ट जो है जेंडर न्यूट्रल हो जाना चाहिए, डॉवरी एक्ट जो है जेंडर न्यूट्रल हो जाना चाहिए। बोलिए करिए ना, इक्वलिटी है। पर कानून देखोगे आप, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द वर्ड इज वुमेन, और प्रैक्टिकलिटी में वुमेन भी नहीं है, प्रैक्टिकलिटी में वाइफ है या डॉटर इन लॉ है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन की बात आती तो ननंद भी तो वुमेन है, बिल्कुल ठीक है, सास भी तो वुमेन है। बिल्कुल ठीक है। सास बहू के ऊपर केस करती है, कितने केस सुने आपने? कर ही नहीं सकते, चले जाओ, वो कहते हैं जी रिलीफ क्या चाहिए, बोले जी रिलीफ तो कुछ नहीं चाहिए, ना हम इससे मेंटेनेंस मिल सकती है, ना इससे कंपनसेशन मिल सकता है, ना इससे राइट ऑफ रेजिडेंस मिल सकता है। पर बहू को क्या मिल सकता है? सब कुछ मिल सकता है, मेंटेनेंस भी मिल सकती है, पति से मिलती है, सास ससुर के घर में रहने का राइट मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, और खुदा न खास्ता अगर पति एग्जिस्ट नहीं करता है और मर गया है, चला गया है, तो मेंटेनेंस सास ससुर से भी ली जा सकती है। सर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर लड़कियों के पक्ष में इतने रूल्स बने, लॉज बने, तो वो कुछ इंसिडेंट्स को देख के बने होंगे, आई एम श्योर, ठीक है, कि इनके साथ गलत हुआ। अब जब लड़कों के साथ गलत हो रहा है, तो वो कौन सी तारीख है जो हम नोट करें कि इस दिन हमारे पक्ष में कोई लॉ आ जाएगा? किसी साइकिल होगा ना, एक साइकिल होगा ना कि लड़कियों के अगेंस्ट इतना सब कुछ हुआ तो हमने लॉ बना दिए कि इनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अब लड़कों के अगेंस्ट इतना कुछ हो रहा है तो वो लॉ कब आ रहा है? आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर आएगा, वो भी दिन आएगा जिस दिन कोई कानून में इक्वालिटी की बात होगी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एटलीस्ट जो है जेंडर न्यूट्रल होगा, और जो लड़कों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है वो तभी तो वही मैं कह रहा हूँ ना जेंडर न्यूट्रल होगा। लड़कों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है पैट्रियार्कल सोसाइटी में। क्या बात कर रहे हो? अरे जो पिटते हैं वो बेवकूफ़ हैं। तो हैशटैग चलाना बहुत इजी है, व्हाई ऑलवेज दिस, व्हाई ऑलवेज ये, वो सिर्फ हैशटैग चलाने के लिए ही है मतलब। अगर लड़कों के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रही होती, उनके ऊपर इतने प्रेशर नहीं होते, तो इतने लड़के सुसाइड नहीं कर रहे होते। ये वो लड़के हैं जिनको पता है उनको कहीं रिलीफ नहीं मिलेगा। ये वो लड़के हैं जिन्हें लगता है कि हमारा आने वाला कल आज से बदतर होगा। कमाल की बात देखिए, हमारे कानूनों मतलब कि मैं तो कहता हूँ बेहुदा बात है। शादी के दौरान अगर बच्चा होता है, लड़की एडल्टरस थी, लड़का डीएनए टेस्ट नहीं करा सकता इस देश में कि बच्चा मेरा नहीं है, और वो करा के ले भी आया तो कोर्ट उसे मानता नहीं है, कहता है चाइल्ड बोर्न व्हेन द मैरिज वाज एक्सिस्टिंग एंड हस्बैंड हैड एक्सेस टू द वाइफ, सो बच्चे का पालन पोषण भी बाप ही करेगा। बाप ही करेगा। अब एक आदमी हु हैज टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड हु इज नॉट हिज, वो क्या करेगा? वो कानून को अपने हाथ में लेगा या आत्महत्या करेगा। आज की डेट में जितने भी आप वाइफ के मर्डर की बात सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, उसमें दहेज नहीं आता, उसमें एडल्ट्री आती है। और बड़ी बात नहीं है 4 दिन बाद 6 दिन बाद आप एक नया कानून सुन रहे हो दैट इफ अ मैन harasses his wife for her adultery, it will be a crime and punishable by 3 years of imprisonment. तो सुनते ही क्यों है दलीलें कोर्ट में, फिर इतना सब कुछ अरे, क्यों बोलते हैं कोर्ट में? कोर्ट अंदर कर दो फिर हर लड़के को। कर दो, बिल्कुल कर देना चाहिए। कोर्ट की बात बता देता हूं मैं आपको विशेष, मेरे पास वो जजमेंट पड़ा है। एक लड़की ने मेंटेनेंस का केस फाइल किया, परजुरी की,
लड़की कमा रही थी, उसने मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, लड़का ढूंढ डांड के ले आया बड़ी मेहनत के बाद प्रूफ है मेरे पास। कि प्रूफ है जी लड़की कमा रही है। उसने एक एप्लीकेशन फाइल की और जिसको हम कहते हैं परजरी, परजरी इज लाइंग अंडर ओथ, आपने जानते बूझते हुए कोर्ट में झूठ बोला, 340। ठीक है। 340 वाज प्रोसेस, पनिशेबल अंडर 191, 992, 93 ऑफ आईपीसी। इंटरेस्टिंग बात, अच्छा। अब जज साहब ने फाइंड कर लिया जी कि लड़की जो है एडल्ट्री, लड़की जो थी वो परजूरर थी, उसने परजरी की थी। लड़का बड़ा खुश था जब आया, बस 4 दिन बाद 5 दिन बाद रोते हुए आया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर ये ऑर्डर पढ़ लो। और मैंने ऑर्डर पढ़ा, दिल्ली कोर्ट का ऑर्डर है और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ इसको। आई फाइंड दिस वुमेन गिल्टी ऑफ परजरी, बट एज दिस केस इज ऑफ मैट्रिमोनियल नेचर, आई डू नॉट फाइंड इट फिट टू पनिश द वुमेन। फाइंड कर लिया कि लड़की ने गलत किया, उसने गलत बयानी की, उसने परजरी की, बट क्योंकि ये मैट्रिमोनियल नेचर का केस है मैं उसको फिट नहीं मानती हूँ उसको सजा दूँ। किसी लड़के ने परजरी की होती या तो वो जेल जाता। तो उसे घटिया इंसान ही कोई नहीं था फिर तो। ये तो हमारे कोर्ट्स का हाल है। और आपको लगता है कि फिर उसके बाद कहते हैं जी हमें फेथ होना चाहिए जुडिशरी में। कैसे होगा फेथ? किसको होगा फेथ जब इस तरह के जजमेंट देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे? बट इसका सॉल्यूशन, अंत क्या है इस चीज का? इसका अंत यही है कि मैंने दिन केरला हाई कोर्ट कुछ कहती है एलिमनी मेंटेनेंस केसेस में, फिर 4 दिन बाद एक और जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की या किसी और जगह की हाई कोर्ट की, वो कुछ और कहती है। तो कोई यूनिफाइड लॉ तो है ही नहीं इस देश में। देखिए यूनिफाइड लॉ होना चाहिए था, बाकी स्टेट वाइज सब्जेक्ट है, फेडरल सिस्टम है, मेरे को सब समझ में आता है। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड लड़की, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक होटल मैनेजमेंट की बंदी, एक टीचर, एक क्वालिफाइड यूजीसी, अगर वो घर बैठी है अब मेंटेनेंस लेने के लिए, तो उसको सजा होनी चाहिए। उसने हमारे देश के रिसोर्सेज का मिसयूज किया है। क्या ज़रूरत थी डिग्री लेने की, डॉक्टरी की, अगर तुम्हें काम ही नहीं करना था, अगर तुम्हें मेंटेनेंस ही मांगनी थी, भीख मांगनी थी, तो कम से कम एक लड़के को सीट मिलती, वो अपना घर चला रहा होता, एक इंजीनियर बनता, वो कुछ कमा के ला रहा होता, वो दे रहा, वो एक सीट खराब की है और एक डॉक्टर बनाने में 20 लाख रुपए खर्च करती है भारत सरकार। हमने वो पैसे वेस्ट किए हैं, देश के नेशनल रिसोर्स का वेस्ट है वो। बिल्कुल ठीक है। और आप कहते हो जी हाँ जी इस लड़की को मेंटेनेंस तो मिलनी चाहिए बिकॉज ये कमा नहीं रही है। अरे पूरी क्वालिफाइड नहीं है। सर, नहीं एक्चुअली क्या होता है कि हमारे देश में कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो ये कहती हैं इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस। तो फिर लड़के भी कह देते हैं इट्स माय चॉइस कई बार। वो तो गलत है ना सर, हम तो फिर अंदर ही गएंगे, हम तो फिर अंदर गए। लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज के अकॉर्डिंग इट्स हर चॉइस। देखिए इट्स हर चॉइस, पर धीरे धीरे ना लड़के भी रियलाइज कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं इट्स माय चॉइस, इट्स माय चॉइस। मेरे जैसे कुछ बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं कि नहीं लड़ेंगे, हम लेके आएंगे, हम मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट कुछ लड़कों को कन्विक्ट कर दिया जाता है, ओपनली बोल दिया जाता है एलिगेशन लगी है तो ये गलत है। आपको एक हैरानी की बात बताता हूँ। 21वीं सदी में 8 लोगों को फांसी दी गई है इस देश के अंदर। तो टेररिस्ट वेरिस्ट होंगे सारे जिनको फांसी दी गई है? ऐसे ही होना चाहिए ना। आप हैरान रह जाओगे, 5 रेपिस्ट थे और 3 ही टेररिस्ट थे। मतलब कि जो टेररिस्ट हजारों लोगों को मारते हैं, सैकड़ों लोगों को मारते हैं, उनको फांसी की सजा नहीं होती। अगर एक लड़के ने रेप किया है, मैं रेप को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ इसमें, तो उसके लिए एक ही सजा है, फांसी। NLU दिल्ली की स्टडी है, बड़ा चल रहा है। रेप एंड मर्डर में ट्रायल कोर्ट्स अक्सर फांसी की सजा देते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके उसमें से 50% से प्लस मुकदमे में एक्विटल हो जाता है। देखा तो अभी रिसेंट केस भी था एक। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे आर ट्राइंग टू प्ले टू द गैलरीज। मैंने रेप के ऊपर RTA लगाई दिल्ली कोर्ट्स के अंदर। मैंने कहा जी कि 40% महिलाएं जो है, और डेटा मेरा नहीं है, उन्होंने ही दिया कि 40% लड़कियां रिजाइल कर जाती हैं आफ्टर फाइलिंग द केस। दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है। मैंने कहा जी अच्छा, ये हर एक लड़की को रेप विक्टिम को 4 लाख रुपए कंपनसेशन मिलता है दिल्ली में। पिछले 4 साल में 132 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया गया, 2021 से 2024, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2024 तक 132 करोड़ का कंपनसेशन मिला।
जजमेंट कहती है कि अगर कन्विक्शन नहीं होगा तो रिकवरी करो। हमने पूछा जी कितनी रिकवरी हुई है, तो 40% अगर रिजाइल कर गई हैं और कन्विक्शन रेट मार्च 4.1% है, तो कम से कम 40% तो रिकवरी होनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है। 6 लाख की रिकवरी हुई है। मतलब कि एक लड़की सिर्फ ये कह दे कि मेरे साथ रेप हुआ है तो वो हकदार है 4 लाख रुपए तक की। ऑफ कोर्स उसको एक साथ नहीं मिलता है, बार बार मिलता है। उसके बाद रैकेट्स गैंग्स हैं, एक्सटॉर्शन गैंग्स हैं जो लोगों को टारगेट करते हैं, अच्छा इसके पास पैसा है, ये ऐसा है, इसको दबाया जाए। उसके ऊपर फॉल्स रेप का केस, फॉल्स पॉक्सो का केस, अभी दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग किया था जिसमें महिला जो है खुल के बोल रही है जी पॉक्सो का केस कराने के ये रेट है और रेप केस कराने के ये रेट है, और उसके बाद जो उगाई होगी उसमें हम ऐसे ऐसे परसेंटेज वगैरह हो। उसमें एफआईआर नहीं हुई है अभी तक स्टिंग के बावजूद। सर रिसेंटली एक और चीज़ बड़ी हाईलाइट हुई थी कि लड़कियां व्हाट्सएप पे कॉल कर रही हैं, कुछ स्कैम्स हैं ऐसे, और बाद में प्रूव कर रही हैं या बाद में इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि लड़का न्यूडिटी में इन्वॉल्व है या मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, लड़के कह रहे हैं। ऐसे केसेस भी हैं आपके पास? ऐसे केसेस आए हैं, हर तरह का वो है आजकल। ये जो व्हाट्सएप कॉल का स्कैम है, ये स्कैम बड़ा चला, जिसमें एक पुलिस वाला कॉल करता है आपको, वो पुलिस वाला जनरली होता नहीं है, वो कहता है जी मैं फलाने थाने से बोल रहा हूँ, आपने ऐसे ऐसे किया, और वो लड़की माइनर है, अक्सर वो माइनर बताते हैं उसे, और आपने ये वीडियो कॉल किया इसलिए आपको जो है, आप अगर बचना चाहते हो तो ये पैसे दे दो। बिल्कुल मत देने, ऐसे पैसे बिल्कुल नहीं देने चाहिए। इट इज़ अ स्कैम, और ये आपके ही डर को खास तौर पे इसमें जो है यूज़ करते हैं यूज़ करते हैं, और ये अधेड़ उम्र के लड़कों को, लोगों को ज़्यादा फ़ोन किए जाते हैं इसमें। बिल्कुल पैसे नहीं देने चाहिए। दूसरा एक और स्कैम चला है, डेट ऑनलाइन डेटिंग वाला। ऑनलाइन डेटिंग पे किसी एक रेस्टोरेंट में बुलाया जाता है, लड़की पता नहीं 2-4 ड्रिंक्स ऑर्डर करती है, वो 1000 रुपए के होते हैं, उसके बाद 25-30-40 हज़ार रुपए का बिल बना दिया जाता है आपका। यू शुड नॉट पे एंड गो टू सच डेट्स ऑल्सो। ये वो उसमें होटल्स की सेटिंग होटल्स की होती है, स्कैम है, हमारा बिल बड़ा रेस्टोरेंट्स की सेटिंग है, और लड़कियां गायब हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और ये सब आपके डर पे खेलते हैं। एंड हाउ डू यू सी मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म, जिनको ये चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए थी, या मीडिया भी बायस्ड है? चलो मेरा ना एक एग्जाम्पल है। एक लड़का था जिसको दिल्ली का दरिंदा बोला गया, जिसके ऊपर एक लड़की ने रेड लाइट पे इल्ज़ाम लगाया। सरदार जी से एक है ना? मैं नाम जानता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता उसका। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, मैं उसको मेरा अच्छा जानकार है, बन गया बाद में, तो मैं नाम लेना नहीं चाहता। उसको दिल्ली का दरिंदा बोला गया। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इसके ऊपर बड़े बड़े इंटरव्यू किए कि कैसे महिलाएं अनसेफ हैं। जब ये प्रूव हो गया, उसका एक्विटल हो गया, किसी भी मीडिया हाउस ने एक भी बाइट चलाई कि वो दिल्ली का दरिंदा नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लड़की को चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने इनाम दिया था हाईलाइट करने के लिए। ये एग्जाम्पल सेट किया था हमने। मीडिया ने ना उसको हीरोइन बताया था क्या आपने आवाज़ उठाई? कि आपने आवाज उठाई। अभी रिसेंटली एक और केस भी तो हुआ, जहाँ पे एक लड़की ने बस में इल्ज़ाम लगा दिया लड़के- दो लड़कियों, हाँ, एक वो केरला का केस जी। है, और मेरे को वीडियो देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि लड़का जान करके ऐसा कर रहा है, लड़के ने सुसाइड कर लिया। हालांकि उसमें लड़की अरेस्ट हुई है, उसके ऊपर कुछ केस भी हुआ है, बट जिस दिन ये आया था मुकदमा, उस दिन तो किसी ने नहीं बोला कि ये लड़के की कोई गलती नहीं हो सकती। जबकि हमारा लॉ कहता है कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट टिल प्रूवन अदरवाइज, पर लड़के के केस में होता है जस्ट बिकॉज यू आर अ मैन यू आर गिल्टी अनलेस प्रूवन अदरवाइज, एंड वंस यू आर प्रूवन नॉट गिल्टी विल नॉट कवर यू, विल ओनली से यू आर गिल्टी यू आर गिल्टी यू आर गिल्टी टिल नॉट प्रूवन अदरवाइज। मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं बिना बात के, टीआरपी के लिए बस। बिकता है ना। एक्सक्लूसिव वो न्यूज़, पता नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़। कहीं एक किताब में पढ़ा था कि आदमी की मेहनत और औरत के आंसू दुनिया में कुछ भी करा सकते हैं, तो ये औरत के आंसू बेचने की कोशिश है और कुछ नहीं है। ऐसे ना एक दिन हम बैठे हुए तो डिस्कशन कर रहे थे कि वो दिन दूर नहीं है जब बैंक वाले फ़ोन करके बोलेंगे सर एलिमनी के लिए लोन चाहिए आपको। मिलने लगा है। क्या बात एलिमनी कर के रहे हैं? नाम से नहीं मिलने लगा है, पर्सनल लोन। मैं तो बहुत से लोगों को जानता हूँ जो पर्सनल लोन बहुत सारे केसेस हुए हैं ऐसे, ले लेके उन्होंने एलिमनी दी है। और कई वीडियो से तो जजेस ने बोला यार कर दे यार, लोन लेके कर दे। जज कहते हैं बेग बोरो स्टील,
आप गूगल कर लो, मेंटेनेंस के केसेस में अक्सर ये कमेंट जजों ने लिखा हुआ है, बेग बोरो स्टील बट गिव मेंटेनेंस। व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल द पर्सन टू गो एंड स्टील? एक और मुकदमा। व्हाई? और ये सारे शरीफों के साथ होते हैं मुकदमे। तो आप क्या कह रहे हो, थोड़ा टेढ़ा हो जाए सारे? बिल्कुल हो जाना चाहिए, शरीफों के साथ होते हैं मुकदमे। अच्छा, एक ना सर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, एक लॉयर है जो बहुत एजुकेट करता है लोगों को इन चीज़ों के बारे में। तो वो कह रहा था कि यार अगर लड़की झूठे मुकदमे दायर कर रही है आप पे, तो ईंट का जवाब पत्थर से दो, आप भी उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करो। कहते ऐसे नहीं आएँगे, नहीं मानेंगे प्यार से। और ये लिटरली एक लॉयर है, मैं आपको नाम तक बता सकता हूँ उसका। नहीं, मैं जानता बहुत हूँ, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है बंदा मैं वो। जानता हूँ उन्हें। हमारी फाइट जो है, मेरी फाइट मिसयूज़ के खिलाफ है, अब्यूज़ के समझ गया, खिलाफ आपने है। बोला अगर वहाँ से नहीं हो रहा तो हम भी नहीं करेंगे, सपोज़ इट। मैं झूठे मुकदमों को नहीं कहता हूँ, बट अगेन केस टू केस बेसिस पे आपके पास बहुत सारे काउंटर केसेस निकल के आते हैं, जो किए जा सकते हैं, बट वो हर एक केस में यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। हुँ, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन जो आपको मार्केट में अवेलेबल है कि ये 5, ये वो वैसे सॉल्यूशंस हैं कुछ कि 5 स्टेप में मैं सबको अमीर बना सकता हूँ, मल्टी मिलियनर बना सकता हूँ। हुँ। आप अपनी इनकम बढ़ाओ, खर्चे कम करो, जो पैसा बचे उसे हाई वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, 20 साल वेट करो, आप मिलियनेयर बन और ये जाओगे। प्रीनप के बारे में सर आप क्या? प्रीनप करना चाहिए, हमारे देश में ये इल्लीगल नहीं है, और जो चीज़ इल्लीगल नहीं होती है वो लीगल होती है। हुँ, हालाँकि इसके ऊपर बहुत सारे कोर्ट्स ने इसे माना है, बहुत सारे कोर्ट्स ने इसे नहीं माना है, बट इंक्रीज़िंगली जो आपका प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट होता है उसको मान रहे हैं, और स्पेशली जो भी सेकंड मैरिज कर रहा है, जो भी आफ्टर अ रिलेशनशिप मैरिज कर रहा है, उसके अंदर उसको ज़रूर प्रीनप करना चाहिए। दुनिया और कोई फ़ायदा हो ना हो, एलिमनी फ़ायदा हो ना हो, फ्रॉड के अंदर बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि लड़कियाँ जब सेकंड मैरिज वाले लड़के के साथ आती हैं, उनके खिलाफ केस करती हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि ये छुपाया गया था, हुँ। ये बताया नहीं गया था। तो एनीबॉडी हू हैज़ अ स्पेसिफिक कंडीशन, उसको प्रीनप करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए कि मैंने ये डिस्क्लोज़र्स दे दिए हैं पहले ही। हुँ। और जब ये सब आप लिखोगे, तो आप बहुत बड़ी समस्या से बच जाओगे। बच जाओगे। शायद आप एलिमनी से ना बच पाओ। शायद आप चाइल्ड कस्टडी में फाइट करना पड़े आपको, शायद आपके ऊपर और इल्ज़ाम लगें, बट बहुत सारे इल्ज़ाम नहीं लगेंगे कि जैसे डॉवरी नहीं माँगी गई, हुँ। जैसे मैं इस सेहत की प्रॉब्लम से ग्रसित हूँ, जैसे मेरी ये सेकंड मैरिज है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाओगे, जो कि अक्सर हमने देखा है जब सेकंड मैरिज में मुकदमे आते हैं, तो ये सब उसके अंदर एज़ अ फ्रॉड दिखाया जाता है। अगेन आप ये कहेंगे ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर अगर आदमी को 4 बीमारियाँ होती हैं और 2 बीमारी का सॉल्यूशन मिल रहा होता है, वो दवाई ले लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डू यू फील सिम्पैथी जो है दैट किल्स मोर मेन देन द लीगल सिस्टम इटसेल्फ? यस, एंड फिर मेरा मुद्दा वहीं आता है पैट्रियार्की। अगर हम पैट्रियार्की की बात करते हैं और लड़के को मजबूत होना सिखाया जाता है, उसे लड़ना सिखाया जाता है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। आज हम उसे गिव इन करना सिखाते हैं, हम उसे गिव अप करना सिखा रहे हैं। तो जो गिव अप करने की टेंडेंसी है, अरे तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, अरे तू कुछ नहीं हो सकता तेरा, तू लुट गया, तू बर्बाद हो गया, ये जो वर्ड्स हैं ना, हुँ। ये आदमी को तोड़ देते हैं। मेरे पास कोई आता है तो आई जस्ट वांट टू किक हिम एंड से बी अ मैन एंड फाइट इट आउट। आई जस्ट वांट टू टेल इट टू अ लॉट ऑफ पीपल, बी अ मैन, फाइट इट आउट, गेट अप। और एक इंसान दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको फाइट बैक नहीं किया जा सकता, और ज़िंदगी कभी भी शुरू हो सकती है, कभी भी शुरू हो सकती है। कि 5 साल चलेंगे मुकदमे, 10 साल चलेंगे, ज़िंदगी उसके बाद भी 30 साल की है, वो भी जी सकते हो। मैं अपने बारे में एक दुनिया को सबको बताता हूँ, और मेरे को इस बात को बताने में कभी शर्म नहीं आती है। From day one, when my marriage went downhill, I knew that I want to have a healthy life, fulfilling life. I met my current wife while my cases were going on. I committed to her when my cases were going on. I wanted my child back, and we were in sync that we'll get this child back. ज़िंदगी चलती है, आगे चलती है, पीछे नहीं जाती है, और इल्ज़ाम जो भी हों, फाइट बैक किया जा सकता है। क्या हुआ? 4 साल ही तो वेस्ट हुए ज़िंदगी के। अगर मेरी 100 साल की 90 साल की ज़िंदगी है, तो 4 साल है क्या? 5%, 3%, 4%, बाकी 90-96% तो मैं अच्छे से जी सकता हूँ। और बदला ये नहीं है कि लड़की के खिलाफ भी वही हो जो आपके साथ हुआ है। बदला ये है कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरी शादी ठीक चल रही है,
उसने दोबारा शादी की थी, उसकी दूसरी शादी भी टूट चुकी है, शी इज अलोन. नाउ दिस इज व्हाट अ ट्रू रिवेंज शुड लुक लाइक. You should be successful. You should have a fulfilling life. The other person should know what she has lost. That is the only way to lead life. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, Thank you very much, Vijesh. थैंक यू सो मच, Pleasure. थैंक यू.